चलो भाई। बेटे अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 21 इसका हम लोग आज डेटा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और चीज़ों को ज़रा हम लोगों ने अभी समझना है कि क्या कह रहा है भाई ये डेटा रिस्पॉन्स। देखिएगा भाई। कहता है मैक्सिकोज बैकवर्ड लुकिंग एनर्जी पॉलिसी इज बैड फॉर द कंट्री एंड द प्लैनेट। अच्छा भाई। In 2023, Mexico's energy policies looked increasingly out of step with those in the rest of the world. The Mexican president reversed recent reforms of Mexico's energy market. These reforms increased the role of private sector firms. He changed the balance of the mixed economy by prioritizing state owned companies and stressed that Mexico should produce its own energy rather than importing it. अच्छा, अब यहां पर जरा पैराग्राफ को देखें वो क्या कह रहा है। कहता है कि यार एक तो दुनिया सीधे हाथ पे मुड़ रही है, मैक्सिको उल्टे हाथ पे मुड़ रहा है। मैक्सिको ने जितने भी आपके एनर्जी मार्केट के रिफॉर्म्स थे उन सबको मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है भाई। ठीक है भाई। मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने उन सबको रिवर्स कर दिया है। और वो कहता है कि यार जो एक एनर्जी की जो पैदावार है वो प्राइवेट सेक्टर से हटा दो। ठीक है ना। ओ सॉरी, उनको दे दो। कहता है कि जी दीज रिफॉर्म्स इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। कहता है जी कि इन रिफॉर्म्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुकी है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर साइड में कहीं पे लिख लेता हूँ कि यार आपकी जो प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है। कहता है कि यार इसने जो है ना मिक्स्ड इकोनॉमी की जो है वो एक बैलेंस को बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। इसने जो है वो, सर आई एम स्केर्ड फॉर लाइक व्हेनेवर आई एम स्टडीिंग। टेंशन नहीं लो यार, आई कैन स्टडी प्लीज। टेंशन नहीं लेने का भाई, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। टेंशन नहीं लो, क्लियर माइंड रख के पढ़ा करो। अच्छा कहता है भाई, he changed the balance of the mixed economy by prioritizing state-owned companies and stressed that Mexico should produce its own energy rather than importing it. तो कहता है कि यार हम लोग ना डोमेस्टिक में एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और हम लोग बाहर से मंगवाना अभी खत्म करेंगे या कम करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट है फोकस्ड मोर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सही है भाई। ये बात हमने अभी यहां से समझनी है, आगे चलें। The government invested in a new oil refinery and decided to keep coal-fired power stations running. कहता है जी हम लोग एक तो नई ऑयल रिफाइनरी ढूंढ रहे हैं और जो हमारे कोल फायर्ड पावर स्टेशंस हैं हम उनको भी साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये लोग नए रिजर्व्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये लोग न्यू रिजर्व्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। आगे देखिए क्या कह रहा है। It also gave state-owned electricity and oil companies priority over private sector rivals. कहता है कि हम लोग जो अपनी स्टेट ओन्ड ऑयल इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारी स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज हैं हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर प्राइवेट सेक्टर राइवल फर्म्स। So it was harder for private firms to obtain permits to generate electricity or to explore for oil. तो आसान लफ्जों में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये लोग पब्लिक को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर प्राइवेट। ठीक है। और जब ये लोग पब्लिक को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर प्राइवेट तो आप लोगों को ये बात पता है कि मसले मसाइल क्या आना शुरू होते हैं कि जी क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, और गवर्नमेंट वाला इनोवेशन इतनी नहीं करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी नहीं करता, इनोवेशन इतनी नहीं करेगा। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर उसको लेके चल सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट नहीं होता। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यार यही पैसा गवर्नमेंट जो है वो कहीं और लगा देती इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पब्लिकली ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स। फिर क्या कहता है। कहता है जी मेक्सिको हैज ट्रेडिशनली एक्सपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड इंपोर्टेड नेचुरल गैस। सही है भाई। इन्होंने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया है और नेचुरल गैस इंपोर्ट की है। तो कहने का मकसद क्या है कि दोनों ही रॉ मटेरियल है, कि वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट भी कर रहा है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है। आगे देखो।
However, the new plan is that the oil will be used to generate country's electricity. अच्छा, अब नया प्लान क्या है जरा समझना। पहले ये लोग क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब नए प्लान के मुताबिक ये लोग इस ऑयल को डोमेस्टिक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। किस मकसद के लिए? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहां पर ये पॉइंट एक डेवलप कर सकता हूं कि जब मैं डोमेस्टिक में उसको यूज करना शुरू करूंगा तो मेरी एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बचेगा ही नहीं ना मेरे पास क्वांटिटी नहीं बचेगी। There has been a global shift towards energy self-sufficiency, but it is unclear whether Mexico has the capacity to produce enough electricity for its 130 million people. तो कहता है कि यार दुनिया जो है वो चाहती है कि खुद बिजली बनाए, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब खुद बनाना आप शुरू कर दो। लेकिन अब सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि क्या मैक्सिको के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी 130 मिलियन की आबादी को पूरा कर सकता है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यार मेरी जो पीईएस है ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे या मेरी रिसोर्सेज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बट सर ट्रेड तो ऑलरेडी नेगेटिव में है, सो फर्दर डिक्रीज होगी। बेटा अभी कहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव? अभी तो हम लोग गए नहीं ना वहां पर, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। तो भाई हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर एक सवालिया निशान है। There may also be an impact on country's balance of trade in goods, which was in deficit for 9 months of 2022, as shown in figure 1.1. तो वो कहता है कि यार आप देखो आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ऑफ ऑयल इतनी तो नहीं है कि आप डोमेस्टिक भी पूरी करें और आप बाहर एक्सपोर्ट भी करें। तो आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा। प्लस एट द सेम टाइम 2022 में 12 में से 9 महीने आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो डेफिसिट में रहा है, एज शोन इन फिगर 1.1। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो नेगेटिव चल रहा है, काफी लंबा नेगेटिव या डेफिसिट वो चला है। अब यहां पर देखो भाई, सिवाय एक, दो और तीन, बस ये 3 महीनों के अलावा आपके पूरे के पूरे 9 महीने जो है वो डेफिसिट में गए हैं। सही है, नुकसान में गए हैं, यानी कि इंपोर्ट्स आपके ज्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपके कम रहे हैं। फिर कहता है जी मैक्सिकोस बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स जनवरी 2022 टू दिसंबर 2022। अच्छा ये वही फिगर 1.1। एनर्जी इज लाइकली टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। अच्छा भाई, अगर एनर्जी महंगी हो गई तो यार यहां पर कॉस्ट पुश आने का भी तो डर है। क्यों डर है? क्योंकि एनर्जी असल में इस्तेमाल होती है फैक्ट्रीज में, फर्म्स में। अब जाहिर सी बात है अगर एनर्जी महंगी हो गई तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी ना। आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का डर है, आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होने का डर है। Operating costs of the state-owned electricity producers are significantly higher than the private sector rivals. Its old and inefficient plants are expensive to maintain. अब देखो गवर्नमेंट जो पीछे एक बात करती जा रही थी कि जी हम लोग पब्लिक वाले को नहीं देंगे, हम लोग प्राइवेट वाले को नहीं देंगे, तो उसका एक मसला भी तो है ना। मसला क्या बताया भाई यहाँ पे? कहता है कि यार इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की, वो ज्यादा महंगी है एज कंपेयर टू प्राइवेट राइवल्स। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ओन्ड आपका है वो इनएफिशिएंट वो इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स जो है क्योंकि कंपटीशन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होती हैं, और ज़्यादा राइवल्स अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो एफिशिएंट रहें। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी कॉस्ट कम से कम रखें, वो कोशिश करते हैं कि अपनी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करें। गवर्नमेंट को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है इस चीज़ से। तो कहता है जी गवर्नमेंट के प्लांट्स इनएफिशिएंट हैं, गवर्नमेंट के प्लांट्स ओल्ड हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है। These costs will be passed on to the consumer either directly or by the government having to spend more on subsidies to keep the prices to keep down the price. कहता है कि यार ये जो कॉस्ट है ना ये कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन की जाएगी, या तो वो डायरेक्टली पास ऑन कर देंगे या तो वो किसी तरीके से सब्सिडाइज करके चीज़ों को जो है वो सीधा रखेंगे। द इन्वायरमेंट विल ऑल्सो सफर। अच्छा भाई ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आ गई यहाँ पे, यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आ गई। इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होगी। Mexico will see less investment in renewable energy because of its change in energy policy. In the past, domestic and foreign firms in the private sector did much of the investing. The policy change means that Mexico is unlikely to meet its pledge to produce 35% of its electricity from renewable sources by 2024.
कहता है जी एक तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आ रही है, ठीक है ना। और मैक्सिको में रिन्यूएबल एनर्जी पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक एनर्जी पॉलिसी है वही हमारी चेंज हो गई है। पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर फर्म्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं और वो कहते हैं जी पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो है वो बिजली बनानी चाहिए, तो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और जो आपकी 35% इलेक्ट्रिसिटी आप कहते थे कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लोग बनाएंगे, ये चीज़ अब हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। The impact of the energy policy may be felt in the country more broadly. The earlier energy reforms had helped to bring manufacturers to Mexico by making power cheaper and more reliable. Now the uncertainty is deterring investors. कहता है कि पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में आपके जो रिफॉर्म्स होते थे, जो पुराने एनर्जी रिफॉर्म्स थे, उससे नए मैन्युफैक्चरर्स आपके मुल्क में आते थे। और क्योंकि एक आपकी स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, बाहर से गोरा आ रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है आपके मुल्क में, एनर्जी प्लांट लगा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब से ये आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो गए हैं तो लोग डरते हैं, लोग डरते हैं, इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में कम हो गए हैं। The opportunity cost of Mexico's new energy policy is huge. Economists reckon that Mexico could have produced almost half its electricity from renewable sources long before its target of 2050. Multinational companies were looking at Mexico as an alternative location to other countries, but because of Mexico's change in energy policy, those companies are likely to go elsewhere. कहते हैं कि यार मैक्सिको की ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है। इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके आधी एनर्जी जो है वो हम खुद बना सकते हैं। कहता है कि यार ये तो आप 2050 से भी बहुत पहले कर सकते हो अचीव। तो ये जो आपने टारगेट रखा हुआ है, अव्वल तो ये टारगेट ही बड़ा गलत है, आप इससे पहले ही अचीव कर सकते हैं। मल्टानेशनल कंपनीज हैं जो कि मैक्सिको में आना चाहती हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो कहते हैं जी हम लोग मैक्सिको में जाके काम कर लेंगे। लेकिन जब से मैक्सिको की एनर्जी पॉलिसी चेंज हुई है ना, तब से उसने एक पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और एक पूरे जो सबकी जो एक माइंडसेट था, जो एक अप्रोच थी और जो गोल्स थे, वो पूरे गोल्स को हिला के रख दिया है। तो भाई ये कुछ जो है ना, एक आपकी डेटा रिस्पॉन्स थी। सर गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करेगा और प्राइवेट, वो एनर्जी प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 मार्क का सवाल है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सप्लेन वेदर मैक्सिको इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बताएं जी जरा, क्या ये मिक्स्ड इकोनॉमी है या फ्री मार्केट है या प्लान्ड इकोनॉमी है, क्या है? जी भाई ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी बताने का आपको 1 मार्क मिलेगा। और साथ में दूसरा मार्क कब मिलेगा? जब आप कोई एविडेंस उसको दे रहे होंगे, अपने केस में से एविडेंस बहुत है, उसको बता देना कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता है क्या, जहाँ पर फ्री मार्केट इदारा और गवर्नमेंट साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ था इसने, ये देखो इसने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। और जी इसके अलावा परमिट ये रहा, कहता है जी आपको परमिट लेना पड़ेगा एनर्जी वगैरह बनाने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइज, ये देखो इसकी भी मिसाल यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने कोई एक एग्जांपल देनी है अपने केस से, जिससे वो प्रूव हो सके कि हाँ यार वाकई में ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो सिंपल आपको बेटे यहाँ पर 2 मार्क मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बी को देखिएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैक्सिकोस न्यू एनर्जी पॉलिसी इज ह्यूज। ये जो पॉइंट एक लिखा हुआ था यहाँ पर, ये वाला, इसका क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है इसका? जी आप डिफाइन करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करने का 1 मार्क मिलेगा आपको। अच्छा चलो 1 मार्क ले लिया। आगे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या?
गवर्नमेंट कैन स्पेंड दैट मनी ऑन एजुकेशन, नो। बेटा जो केस में लिखा हुआ है वो बताओ ना। बेटा ये क्या लिखा हुआ है कि अगर तो वो ये हरकत ना करता तो मल्टानेशनल्स आपके मुल्क में आ जाते। मल्टानेशनल्स आते तो मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आती, मुल्क में जॉब्स क्रिएट होती, मुल्क में जीडीपी बढ़ता, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही होती। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसने साथ ही तो लिख के दिया हुआ है कि मल्टानेशनल्स आ सकते थे, लेकिन जो आप ये हरकत कर रहे हो उस वजह से मल्टानेशनल्स नहीं आ रहे। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना बेटा। बात समझे भाई? क्लियर है? बेटा केस से लिखना है, देखो अपनी तरफ से नहीं लिखनी बातें। चलो वैसे ये मुश्किल डेटा रिस्पॉन्स है, मुझे अब अंदाजा हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। पार्ट सी पे आओ। Consider the extent to which direct provision of electricity in Mexico through state-owned companies may be advantageous for consumers। यार ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो, 4 मार्क को आप 8 मार्क का छोटा भाई समझ लें, और 6 मार्क को आप 12 मार्क का छोटा भाई समझ लें, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट प्रोविजन देना शुरू करेंगे स्टेट ओन्ड कंपनीज को, तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो बेटा 1 से 2 एडवांटेज, 1 से 2 डिसएडवांटेज, और एक आपने जजमेंट का पॉइंट लगाना है जो कि 1 मार्क का आपका जजमेंट का होता है। तो बताएं जी जरा, क्या अगर हम लोग देना शुरू कर देंगे तो इससे हमें फायदा है कि नुकसान है? जल्दी बताओ। चीपर टू कंज्यूमर, लेकिन क्वालिटी खराब होगी, सही है। बेनिफिट भी आ गया, ड्रॉबैक भी आ गया। और और जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, हाँ, नहीं है, क्वालिटी वोंट बी अप टू द मार्क, ये तो ड्रॉबैक हो गया ना बेटा। बेनिफिट तो बताएं, बेनिफिट तो बताएं। अफोर्डेबल हो गया, इक्विटी आना शुरू हो जाएगी, हर बंदे के लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुल्क को फायदा होगा। ड्रॉबैक क्या है? क्वालिटी विल नॉट बी अप टू द मार्क, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अब क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो गवर्नमेंट कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं करेगा, गवर्नमेंट कभी भी एफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक्सटर्नैलिटी भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट भी कर रहे हैं, पब्लिक गुड का नहीं। पब्लिक गुड का नहीं, क्या लिखा हुआ है? स्टेट प्रोविजन ऑफ व्हाट? ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फायदा पूछ रहा है, पब्लिक गुड का फायदा नहीं पूछ रहा। सवाल को पढ़ा करें बेटा गौर से। तो गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा, गवर्नमेंट कभी भी खुद को अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा। ओवरऑल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिको के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और हर बंदे के लिए बराबरी आना शुरू हो जाएगी। तो बेटा अगर आपको 3 4 बेनिफिट पता है, आप कोई सा भी एक बचा लेना जो आप अपने इवैल्यूएशन में डाल रहे होगे। अच्छा, मैं अभी कॉपी नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सही है, पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो हैं इसको बाद में पढ़ सको। एक सेकंड रुके, मेरे पास फोन में लिखा हुआ है, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ये क्या है भाई? लो भाई, ये आ गया आपके पास आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर सी, राइट? ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पर किस तरीके से बातें लिखी हुई हैं, पहले मैंने ओवरऑल बेनिफिट बता दिया, फिर मैंने इसको जो है ड्रॉबैक में कन्वर्ट कर दिया,
कि जी हम लोग क्वालिटी को नहीं देखते, टेक्नोलॉजी क्या पता हमारे पास नहीं हो, गवर्नमेंट के पास कॉस्ट ज़्यादा है, उसने पीछे बातें बताई हुई थी ना। ओवरऑल मैंने कहा जी इट कैन बी एडवांटेजियस, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाएगा हर बंदे के लिए, और हर बंदा जो है वो ओवरऑल इंजॉय कर सकता है बेनिफिट को। तो ये मेरी एक जजमेंट थी, 1 मार्क की जजमेंट होती है 4 मार्क वाले सवाल में। जी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बेटा। तो सर आर्ट का ही पैटर्न लिखेंगे, तकरीबन समझ लें कि आर्ट का छोटा भाई है। एक बेनिफिट, एक से दो बेनिफिट, एक से दो ड्रॉबैक, कंक्लूजन खत्म। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर नॉलेज के एज सच मार्क्स नहीं होते डेटा रिस्पॉन्स में, अगर आप पार्ट सी या पार्ट डी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई नॉलेज का एज सच लेना देना होता नहीं है। अच्छा जी पार्ट डी पे आ जाओ। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम assess whether the potential advantages of providing a subsidy to keep down the price of electricity in Mexico will outweigh the disadvantages of uh, subsidy, disadvantage of subsidy। जी भाई बताइएगा जरा। ये 6 मार्क का है, बताइएगा जरा सब्सिडी के फायदे क्या क्या हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी गिर जाएगी, ठीक है, और सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, तो ये तो डायग्राम बन जाएगी ना आपकी, डायग्राम बनानी है हाँ लाजमी, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, सही है। अच्छा और इससे क्या फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा, तो ये आपने बताना है ना। लो प्राइस इंक्रीज डिमांड, अच्छा। प्रोविजन इजी हो जाती है, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, सही है। अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा सब्सिडी की डायग्राम तो बड़ी आसान है ना, उसमें तो मेरा ख्याल है यार किसी को मसला नहीं होना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं पार्ट, कौन सा ये, डी, पार्ट डी। तो अगर मैं यार यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो मेरे हिसाब से किसी को मसला तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख दी है, ये आपका पहला एक्समेन आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। ठीक है ना, P1 Q1 E1 कर लो चलो इसको। सब्सिडी मिलेगी तो सप्लाई राइटवर्ड जाएगी भाई आपकी, S से S1। ठीक है, S से S1, सॉरी S2 कर दें इसको, चलें। S1 ये था, इक्विलिब्रियम E2, क्वांटिटी Q2, और प्राइस लेवल P2। ठीक है, ये आपकी डायग्राम है, बहुत सिंपल सी डायग्राम है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं है सच, समझ गए भाई बात को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ड्रॉबैक आ गया कि आप यही पैसा कहीं और लगा सकते थे, अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर करने में लगा सकते थे, रियल जीडीपी इंक्रीज तो होगा बट वो उस लेवल पे हमने बात नहीं लिखनी, हमने उस लेवल पे बेटा बात नहीं लिखनी। गवर्नमेंट का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है चलो। अब मैं यहाँ पर आंसर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको जरा आप लोग पढ़ लें, भले एक नज़र देख लें। 6 मार्क का है। यहाँ पर इवैल्यूएशन जो होती है वो क्योंकि 2 मार्क की होती है तो थोड़ी सी डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपको लिखनी पड़ती है, रीज़न आपको बताना पड़ता है डिटेल में। ठीक है ना, तो ये ज़रा देख लें एक मर्तबा, कॉपी हो जाए यार ये बस। तो 2 मिनट लें, दोनों सवाल पढ़ लें, 2 मिनट लें, दोनों के आंसर्स पढ़ लें। जी जी रिकॉर्डिंग बेटा मैं अपलोड करूंगा बाद में। बेटा ये माइक्रो और मैक्रो एक तरीके से ज्यादा ज्यादा फोकस माइक्रो पे है, आप जब केस को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर सब्सिडी की बात हो रही है, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। अगर मैक्रो की होती तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात होती, डेवलपिंग इकोनॉमी की बात होती, इस तरीके से बातें जो हैं वो चल रही होती। 2 मिनट लें, पढ़ लें, फिर हम लोग पार्ट ई की तरफ जाते हैं।
जी बेटा, जब डन हो जाए यस लिख दीजिएगा, फिर हम लोग आगे आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वो मैंने गलत कॉपी पेस्ट कर दिया, एक सेकंड रुको। ओह सॉरी, एक सेकंड। ये ले, ये आपके पास पार्ट सी और पार्ट डी दोनों का आंसर आ गया। अब पढ़ लो इसको सुकून से, फिर मुझे बता देना, फिर हम लोग पार्ट ई की तरफ बढ़ेंगे। बेटा देखो, जो क्वेश्चन आता है ना एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम वाला, उसमें आप स्टार्ट ही डायग्राम से करते हो तो उसका इशू नहीं होता। वरना अगर आप वैसे डायग्राम बना रहे हो जहां पर उसने पूछा हुआ नहीं है, तो फिर कोशिश ये किया करें कि डायग्राम एनालिसिस के पोर्शन में बनाएं, बीच में बनाया करें। ना कभी भी स्टार्ट में बनानी है ना एंड में बनानी है, अगर डायग्राम नहीं मांग रहा। जी बेटा, डन हो गया। पढ़ लिया सबने? सिर्फ अगर एक पॉइंट किसी और क्वेश्चन में भी यूज किया जा सकता है तो कैन वी राइट इट देयर टू। बेटा देखो, ऐसा वैसे होता नहीं है कि सेम पॉइंट अलग अलग क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा हो। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सेपरेट था, नीचे वाला सब्सिडी का था, तीसरा वाला और डिफरेंट होगा। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो कोशिश करें ना करें, उसके अलावा कोई पॉइंट लिख लें। कोई ना कोई पॉइंट आपके जहन में आ ही जाएगा। अब आओ जरा पार्ट ई पे। Assess whether the potential benefits and limitations of Mexico keeping its oil to generate the country's electricity। कहता है कि यार, जो पीछे केस में एक बात लिखी हुई थी कि मैक्सिको, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ, कहता है कि यार मैक्सिको जो है ना वो एक्सपोर्ट करना कम करेगा और अब ऑयल अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा। तो मुझे इसके फायदे और इसके नुकसानात बता दो कि क्या ये मैक्सिको के लिए अच्छा है कि बुरा है। तो बताएं जी, क्या ये मैक्सिको के लिए अच्छा है कि बुरा है? केस से आप लोग बहुत सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बेटा उठा सकते हो, बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं। बेटा वो ये पूछ रहा है कि मैक्सिको जो है वो अब तेल की एक्सपोर्ट कम करने से करना जा रहा है, और वो तेल अब अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ था ना, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि हम जो है नए प्लान के हिसाब से हम ऑयल अपने मुल्क में इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर अपने मुल्क में इस्तेमाल करोगे तो एक्सपोर्ट कम कर पाओगे। तो क्या ये मैक्सिको के लिए अच्छा है या बुरा है, और आपने जजमेंट देनी है फिर। तो मुझे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताएं, फायदा क्या है? वो तो मुझे भी पता है, फायदे भी हैं नुकसानात भी हैं, लेकिन क्या है फायदे नुकसानात? बेटा क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल की कंजम्पशन किसी मकसद के लिए होगी ना, वो मकसद क्या है? फातिमा वो ड्रॉबैक है, नुकसान जब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तब बात करेंगे, अभी जरा मुझे पॉजिटिव इफेक्ट्स बताएं खाली। डोमेस्टिक फर्म्स ग्रो कर सकती हैं, उन्हें बाहर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास कम होगा। चांसेस हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आपका सरप्लस में जाना शुरू हो जाए। सही है। सही है, खदीजा ने पॉइंट यही बताया हुआ है।
अलीजे कह रही हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर फर्म बेचेंगी तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगा सकती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कमा सकती है। देखो बेटा, सवाल ये नहीं है ना। सवाल तो ये है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग हम डोमेस्टिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तेल को। सवाल तो ये है। अली कह रहा है कि डिपेंडेंसी आपके पास कम हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट, ठीक हो गया। और बताओ। अच्छा, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव था मैक्सिको का कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना है। कहां पर लिखा हुआ था? हम्म, यही कहीं पे लिखा हुआ था कि जी हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें बाहर वालों पर डिपेंडेंट नहीं होना। तो मैक्सिको का वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अच्छा जी, खदीजा कह रही हैं कि सर जब आप इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाना शुरू करेंगे तो उससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। वेरी गुड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है बट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मोर जॉब्स विल बी अवेलेबल। ड्रॉबैक क्या होंगे भाई? ड्रॉबैक्स बताएं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, लोअर एक्सपोर्ट रेवेन्यू, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ज्यादा डेफिसिट में जा सकता है, क्योंकि जो आप चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तेल इज अ रॉ मटेरियल। तो जब आप वही एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे तो फिर आपके पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी कम होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। अलीजे कह रही हैं इंपोर्ट रेवेन्यू, इंपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू नॉट अर्न, ठीक है। रिसोर्सेज विल बर्न आउट, ठीक है। लो क्वालिटी प्रोविजन फॉर एग्जांपल लेस आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसको डेवलप करें सही से, आपने डेवलप नहीं किया हुआ। करेंसी विल डेप्रिसिएट। अच्छा बेटा, यहां पर देखो एक सवाल था। ये देखो मैंने यहां पर पीईएस मेंशन किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये रहा सेल्फ सफिशिएंसी ना। बट इट इज अनक्लियर वेदर मैक्सिको हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स 130 मिलियन पीपल। कहता है कि भाई हमें ये नहीं पता कि क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी है कि हम अपने लोगों के लिए ये बिजली बना सकते हैं। अब आपने तेल एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, तेल आपने अपने पास रख लिया कि जी मैं घर पे बैठ के बिजली बनाऊंगा। ओ भाई, क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं? अगर तुम तेल बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तुमने अपने पास रख लिया और तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तेल का पियोगे उसको बैठ के, उसका नशा करोगे, क्या कर सकते हो आप? समझे? तो इवेंचुअली बात यहां पर ये आती है कि भाई आपके पास रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं है। फिर यहां पर लिखा हुआ है, क्या चीज लिखी हुई है ये देखो। क्या लिखा हुआ है ये? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये भी तो नुकसान है। समझे? एक से दो दो, दो बेनिफिट, दो बेनिफिट दो ड्रॉबैक, इनफ। कंक्लूजन, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखो ये यहां पर ना डिपेंड वाली सिचुएशन आती है। यहां पर वेस्टेज ऑफ ऑयल भी आ सकता है, वो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। यहां पर ना डिपेंड वाली सिचुएशन आती है कि इट डिपेंड्स अपॉन the sufficiency of Mexico. It depends upon the industries of Mexico कि do they have enough resources to produce electricity at their home। अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। अगर रिसोर्सेज हैं एंड यू रिक्वायर ऑयल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप रोकें भाई। तो यहां पर डिपेंड वाली सिचुएशन आ रही है। आई मेंट दैट दिस सेट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे वन पीपल कब अब सबको दें एट हैं, पीपल आप सबको दें एट हैं, नॉन एक्सप्लोरेबल रखना है सो दे माइट टू लाइट शॉर्टेजेस सो दैट एवरीवन गेट्स। नहीं नहीं नहीं, आपका पॉइंट रिसोर्सेज के हवाले से ही है, पॉइंट करेक्ट है, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना वो थोड़ी सी सही नहीं है, क्लस्टर्ड है थोड़ी सी। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, आप उसके हिसाब से लेके चलेंगे कि भाई आपके पास इतनी रिसोर्सेज भी हैं कि आप ऑयल अगर रख रहे हो तो डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज कि आप 130 मिलियन लोगों का काम जो है वो पूरा कर सकते हैं, उनका हिसाब किताब पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं आंसर ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे। तो ये ज़रा आप लोग इसको पढ़ लें, 2 मिनट लगाएं, फिर हम लोग इसके सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। पढ़ लें जी इसको। पार्ट ई,
1 मिनट लगाएं। बेटा टेस्ट अभी चेक हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सभी के हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्ट थे। तो एएस के मेजॉरिटी से ज़्यादा हो चुके हैं, ए2 के अभी थोड़े से बाकी हैं। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। जी भाई, डन हो गया सबका। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके सेक्शन ए पे। सेक्शन बी सॉरी। अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 21। विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूले का मार्क है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीईडी फॉर अ प्रोडक्ट एंड कंसिडर। अच्छा यहां तक रुक जाओ। कहता है जी फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ये बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। डेफिनेशन ऑफ पीईडी, फॉर्मूला ऑफ पीईडी कंप्लीट वर्ड्स में, और पीईडी की वैल्यूज क्या क्या बताती हैं, यह आपकी नॉलेज है। कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन डिटर्मिनिंग वेदर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी relatively इलास्टिक और relatively inelastic। और टाइम फैक्टर वाले, जो टाइम पीरियड वाला एक गेम था, उसको एक्सप्लेन करके मुझे ये बताओ कि हमारी पीईडी टाइम पीरियड के हिसाब से कब इलास्टिक होती है और कब इनइलास्टिक होती है। ठीक है, आप लोगों को टाइम पीरियड वाला पूरा समझाया हुआ है पीईडी के अंदर। आपने भाई पीईडी को डिफाइन कर दिया, आपने पीईडी का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, आपने बताया ग्रेटर देन वन है तो इलास्टिक है, लेस देन वन है तो इनइलास्टिक है, लेस रिस्पॉन्सिवनेस। अब आपने कंपैरिजन करना है यहाँ पर टाइम पीरियड पे। बहुत छोटा सवाल है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप डिफाइन भी कर देंगे इलास्टिक डिमांड क्या है, इन इलास्टिक डिमांड क्या है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक तब तक नहीं बताना जब तक एग्जामिनर खुद ना मांगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम्स भी बना दिए हैं। ठीक है, आपने बताना शुरू करना है कि भाई शॉर्ट रन के अंदर यूजुअली इनइलास्टिक होती है। क्यों इनइलास्टिक होती है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं। लॉन्ग रन में यही पीईडी इलास्टिक हो जाती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी हुई है फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो आप मोबाइल फोन एक्स मोबाइल फोन वाई की बात कर सकते हो कि भाई एक मोबाइल फोन एक्स नाम का ब्रांड है, वो एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट उसको मिल जाता है जो कि बाकी मोबाइल फोन्स में नहीं है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो गई। लेकिन जब वक्त गुजरता जाएगा फिर उसकी डिमांड इलास्टिक होती जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर टाइम के अंदर ना आप हैबिट्स के हिसाब से भी पार्ट डाल सकते हो, हैबिट फॉर्मिंग गुड, और रूटीन के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हैबिट फॉर्मिंग कैसे? जब आप लोग छोटे होंगे या जब मैं भी छोटा था, जाहिर सी बात है छोटे बच्चों के अंदर एक कीड़ा होता है, उनको मीठा बड़ा पसंद होता है। उनको टॉफियाँ खानी है, गोलियां टॉफियाँ खानी है, चॉकलेटें खानी है, ये खाना है वो खाना है, हर चीज़ खानी है। ठीक है, मट्टी खानी है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आप में शऊर आना शुरू होता है, आपकी वो आदतें छूट जाती है। मतलब आप खा लेते हो, चॉकलेट टॉफी खा लेते हो, लेकिन उतना रूटीन से नहीं खाते जितना बचपन में खाते थे। ठीक है ना? तो आपकी हैबिट्स भी चेंज होती हैं, आपकी रूटीन भी चेंज होती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होती रहती है। अब इवैल्यूएशन पे आ जाओ। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग पीईडी बट इट्स सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट।
जैसे कि नेसेसिटी गुड है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल हो गया या खाना पीना हो गया, बेसिक फूड की बात कर रहा हूँ, बेसिक नेसेसिटी फूड की बात कर रहा हूँ, वो देखो लॉन्ग रन में भी इनलास्टिक है। बेटा देखो पेट्रोल का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। अगर हम लोग सीएनजी की बात करते हैं या डीजल की बात करते हैं, 90% गाड़ियां तो आपकी पेट्रोल पे ही चल रही हैं, ठीक है। जो हैवी व्हीकल्स हैं वो डीजल पे चलती हैं, रक्शे सीएनजी पे चलते हैं। आज के टाइम में जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉमन होना शुरू हुई हैं, ठीक है। सर खाना, हाँ। तो आज के टाइम पे जाके बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉमन हुई हैं, अभी भी इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे कि आप समझ लें कि गोल्ड हो गया, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, गोल्ड नहीं, गोल्ड का तो कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा सच नहीं है, ज्वेलरी की आप बात कर सकते हैं, मोबाइल फोन की बात कर सकते हैं, लैपटॉप्स की बात कर सकते हैं। ये ओवर द टाइम महंगे होते गए हैं, लग्जरियस होते गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई इनके सब्स्टिट्यूट्स भी आना शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपने बतानी है इवैल्यूएशन टाइम पीरियड की, कि यार नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है ना बड़ा मैटर करता है। मेडिसिन हो गई, पैनाडोल आज से 10 साल पहले भी नेसेसिटी थी, पैनाडोल आज भी नेसेसिटी है, समझ रहे हैं। तो इन तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एज सच रिस्पॉन्सिवनेस का चेंज नहीं आता, तो कंपैरेटिवली बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग फंसते भी तो आप लोग सिर्फ इसकी इवैल्यूएशन में फंसते, वरना जनरली क्वेश्चन बहुत इजी था। पार्ट बी क्या कहता है? Assess whether knowledge of a product's income elasticity of demand is more important to a firm producing it than the knowledge of XCD। मैंने आप लोगों को पहले भी बेशुमार मर्तबा एक बात बताई है कि पीईडी वाईडी एक्ससीडी कभी भी अकेला टेस्ट नहीं होता, ये हमेशा किसी ना किसी अपने भाई बहन के साथ टेस्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पर इसने सवाल दिया हुआ है कि जी एक्ससीडी और वाईडी का मुझे कंपैरिजन बता दें कि दोनों में से फर्म के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसने यहां पर कोई और चीज नहीं बताई, उससे जनरलाइज सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाईडी बेहतर है कि एक्ससीडी बेहतर है। तो सिंपल तरीका सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री जी। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। आप लोग जब तक नॉलेज देते रहोगे, आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट ये है, कॉम्प्लीमेंट्री फलां है, उसकी ये डायग्राम होती है, देखो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, कोई मार्क्स नहीं है उस चीज के। बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स 12 मार्क हमेशा, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स। अब यहाँ पे आओ, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स डिटेल में आपके पास नोट्स में लिख के दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको। आपने वहां से कोई से भी 2 से 3 बेनिफिट, 2 से 3 ड्रॉबैक उठाने हैं और आपने यहाँ पर फिट इन कर देने हैं। स्टार्टिंग बेसिक होगी, आप डिफाइन करेंगे व्हाट वाईडी एंड एक्ससीडी इज। आपने उनके जो एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मल गुड हो गया या इंफीरियर गुड हो गया। अच्छा, ये लेस देन ज़ीरो नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है, इंफीरियर की नेगेटिव वैल्यू होती है, और वाईडी नॉर्मल गुड जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक्ससीडी का भी यही हिसाब है, सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये होती है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो भाई इसको ज़रा करेक्टली अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। तो भाई आपने सब्स्टिट्यूट बता दिया, आपने कॉम्प्लीमेंट बता दिया, आपने बेसिक कहानी जो होती है वो आपने बता दी यहाँ पे, सही। फोकस किस पे होना चाहिए? यूजफुलनेस फॉर अ प्रोड्यूसर। वाईडी कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होती है? बिजनेस को अंदाजा होता है कि उसका गुड नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है, तो वो उस हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज लेके चलता है, वो उस हिसाब से फ्यूचर की डिमांड को प्रेडिक्ट करता है। पाकिस्तान में कभी भी रोल्स रॉयस अपनी दुकान नहीं खोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि यार मुश्किल से 10-12 रोल्स रॉयस बिक जाएंगी साल की, लेकिन जो इतनी सारी शोरूम पे खड़ी हुई हैं वो कौन खरीदेगा, क्योंकि हमारी आवाम वैसी नहीं है। पाकिस्तान में कौन शोरूम खोलता है? टोयोटा खोलता है, होंडा खोलता है, चाइनीज कंपनीज खोलती है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है ना लोगों के पास। जो अमीर हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो खरीद लेते हैं। लेकिन बेटा एक मुल्क का एक वो भी तो बना हुआ है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक पिक्चर लोगों के सामने है ना कि भाई ये तो सारे भिखारी हैं। तो एक पिक्चर लोगों के सामने एक आई हुई है। हालांकि अगर यही फर्म की मैं बात करूं तो ये दुबई में शोरूम खोलेगा, यूएस में शोरूम खोलेगा, समझे। तो ओवरऑल प्रोड्यूसर को इनकम ट्रेंड्स के हिसाब से पता चलता है कि फ्यूचर की क्या डिमांड होने वाली है और फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन अगर मैं ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस ऑफ वाईडी की बात करूं, तो यार ये अनसर्टेन होती है। हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, मुझे नहीं पता कि आपकी इनकम क्या है, आपको नहीं पता मेरी इनकम क्या है, तो उस वजह से हम लोग कभी भी एक सही जजमेंट की तरफ नहीं जा सकते।
मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, और वाईडी जो है वो प्राइस को इग्नोर करता है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। अगर एक्सीडी की बात की जाए, तो एक्सीडी में एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि उसके सब्स्टिट्यूट्स कौन हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्स कौन हैं, कौन क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कौन वीक सब्स्टिट्यूट है। उस हिसाब से वो बंदा प्राइसिंग डिसीजंस करता है, उस हिसाब से वो बंदा चीज़ों को लेके चल रहा होता है। लेकिन ड्रॉबैक्स यहाँ पर भी वही है कि हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप मेजर नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसके लिए तो एक्सीडी इरेलीवेंट हो गया ना। जैसे कि अगर मैं दूध की बात करूं, दूध एज अ प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बात कर रहा कि ये भी दूध वाला खुला है वो भी दूध वाला खुला हुआ है, मैं बोल रहा हूं दूध एज अ प्रोडक्ट, एज अ गुड, दूध का इटसेल्फ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना, दूध का, मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अंडों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप कबूतर के अंडे नहीं उबाल के खा सकते, समझे बात को। तो अंडों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ओवरऑल एक चीज जो हमारे सामने है वो यही है। अब इवैल्यूएशन में आपने दोनों को कंपेयर करना है, आपने दोनों के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को लिंक करना है, कंपेयर करना है। और मैंने आपको जो एक सीक्वेंस सिखाया हुआ था, सबसे ज्यादा पीईडी अच्छा है, फिर एक्सईडी अच्छा है, फिर वाईडी अच्छा है। तो यहां पर कौन जीत रहा होगा दोनों में से? एक्सईडी। कि यार एक्सईडी मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है सर, बट सर फॉर लाइक होल मिल्क वी कैन यूज लाइक नट मिल्क, ओट मिल्क। बट इस तरह तो बहुत सारे दूध और भी आते हैं। अब आप बोले बकरी का दूध अलग है, ऊंट का दूध अलग है, गाय का दूध अलग है। मैं तो एक दूध इटसेल्फ एक रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो अब जाके आना शुरू है ना, ये जो सौंफ खुशबू बच्चे हैं इन्होंने निकालना शुरू कर दिया, ओट मिल्क पी लो, आलमंड मिल्क पी लो, ये पी लो तो वो पी लो, ब्राउन राइस खा लो, ये खा लो। सौंफ खुशबू बच्चे जो आजकल के हैं वो लोग करते हैं ना ये चीजें, पहले तो नहीं होता था ना ये। तो ओवरऑल XCD इज मोर यूजफुल, XCD इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि भाई फौरन से आपको अंदाजा हो गया। लेकिन YD इज मोर यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। क्योंकि जब हम पाकिस्तान के मुल्क की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान की हम लोग बात करें, तो हमें पता है भाई पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, वो गिरने ही है नीचे। तो YD के हिसाब से हमें ये अंदाजा होगा कि इट इज बेटर कि आप नॉर्मल गुड ना बेचो, आप लग्जरियस गुड ना बेचो, आप इंफीरियर की तरफ ही जाना शुरू करें। ओवरऑल जनरली एक्सईडी इज मोर यूजफुल, बट आप इसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर दें। एक्सईडी इज यूजफुल इन द शॉर्ट टर्म, वाईडी इज यूजफुल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास एक कहानी आ गई है अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, भाई एग्जाम्पल का मार्क होगा। एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स एंड कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ गुड्स। ये सेम सवाल 2024 में आया था, उसमें क्या सवाल था? डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड एंड पब्लिक गुड। यहां पर उसने चेंज करके उसको फ्री गुड एंड प्राइवेट गुड कर दिया। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल नहीं देंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्री गुड क्या गुड होता है? जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, जिसको बनाने में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगते। एग्जाम्पल सनलाइट, एग्जाम्पल रिवर, एग्जाम्पल रेन। ये वो चीज़ें हैं जो कि स्कैर्स नहीं होती, जो कि अनलिमिटेड होती हैं, अल्लाह की तरफ से होती। प्राइवेट गुड वो गुड होती हैं जो कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर बनाता है टू अर्न प्रॉफिट, एग्जाम्पल फूड, कार वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा अब आपने इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि भाई फ्री गुड के लिए देयर इज नो नीड फॉर मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म। ऑन द अदर हैंड फ्री और जो प्राइवेट गुड हैं उनके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। रीजन, क्योंकि प्राइवेट, वो तो प्राइवेट इदारा बना रहा है ना, उसको तो ऑब्जेक्टिव ही उसका प्रॉफिट कमाना है। एंड दे आर स्कार्स इन क्वांटिटी, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, और इनके लिए पे किया जाता है। हालांकि सनलाइट के लिए तो पे नहीं किया जाता, उसके लिए कोई प्राइस मैकेनिज्म तो नहीं है, उसकी सप्लाई तो परफेक्टली इलास्टिक है, जितनी है भाई चल रही है, समझ रहे हैं। और उसको बनाने में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं लगता, वो तो अल्लाह की कुदरत है ना, कुदरत की तरफ से बनी हुई है वो चीज। तो आपने इन दोनों का एक प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन करना है। डायग्राम की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं है। अच्छा, कहता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी है, डिफरेंसेस क्यों जरूरी है? The distinction between free good and private good is important because it explains how resources are allocated in an economy. For example, in reality, very few goods are completely free goods. ठीक है, बहुत कम ऐसे गुड्स इन रियलिटी हैं, बहुत कम ऐसे गुड्स इन रियलिटी हैं जो कि कंप्लीटली फ्री गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन एयर। कह रहा है कि भाई ये हमें लगता है कि फ्री होगा, बट इन रियलिटी तो ऐसा नहीं है, पोल्यूशन है।
रिवर, हम लोग कहते हैं ना पानी, पानी अनलिमिटेड है। कहाँ अनलिमिटेड है? दुनिया में मेरे ख्याल में सिर्फ 30% पानी ऐसा है जो कि ड्रिंकेबल वाटर है। बाकी 70% तो समंदर है, आप कैसे पी सकते हैं उसको? या अगर मैं उस 30% की भी बात करूं, अगर वो किसी दूसरे मुल्क से होता हुआ आ रहा है और मेरा उस मुल्क से फड्डा हो गया, वो पानी रोक देगा मेरा। समझे? तो ये जो फ्री गुड होता है, ये इन थियोरी हम लोग कहते हैं। हर फ्री गुड अबंडेंट इन सप्लाई नहीं है। हाँ, सूरज अबंडेंट है। सूरज पे तो कोई जाके कपड़ा नहीं डाल सकता ना भाई। यूएस या ट्रम्प की जो है वो जो जल गई है और ट्रम्प ने जाके कपड़ा डाल दिया, ईरान बोला ईरान पे धूप नहीं जाएगी। पर इस तरह तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो कि वाकई में अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है? तो देयर फोर डिस्टिंक्शन क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक थ्योरी होती है और उसकी एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह के जी। ओवरऑल इसकी भी इवैल्यूएशन ही थोड़ी सी टेंशन वाली है, बाकी ओवरऑल आंसर जो है वो काफी बेसिक है। अब इसी के अगर मैं पार्ट बी पे आ जाऊं, असेस वेदर एजुकेशन शुड बी क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड और अ मेरिट गुड। ये एक बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड होना चाहिए या मेरिट गुड होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना है कि वाई एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड, वाई एजुकेशन इज अ मेरिट गुड, और मेरे हिसाब से दोनों में से क्या चीज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें जरा, 3B। मैंने उसको बता दिया जी कि पब्लिक गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड क्या होता है। आपने उसको बेसिक कहानी एक्सप्लेन करना शुरू कर दी है। अब मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा हूँ कि भाई ये पब्लिक गुड क्यों है। पब्लिक गुड को एक्सप्लेन करना है, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस को समझाना है कि ये क्या होता है। आप लोग सिर्फ लफ्ज लिख देते हो, फिर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ऐसा नहीं है भाई। आपने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है। आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि भाई नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है, नॉन राइवलरस का मतलब क्या होता है। जी। अच्छा, एजुकेशन के सोसाइटी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सक्लूडेबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। देखो, गवर्नमेंट के इदारे में भी कुछ मेजोरिटी स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं, बट लेते हैं 400-500 रुपये फीस फॉर एग्जाम्पल है। तो अगेन वही बात है कि जो बच्चा 400-500 रुपया दे रहा है वही बैठा हुआ है क्लास में, जो नहीं दे रहा वो नहीं बैठा हुआ। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर ही रहे हैं ना। अगर मेरिट गुड की बात करें, अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन, अंडर एलोकेशन, ये आपने पूरा एक्सप्लेन किया, आपने ओवरऑल डिमांड की पूरी बात बता दी कि इट इज अंडर कंज्यूम्ड वगैरह वगैरह, आपने ये चीज़ उसको बता दी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने उसको बताना है कि गवर्नमेंट अक्सर क्या कर रहा होता है। गवर्नमेंट अक्सर सब्सिडीज दे रहा होता है गवर्नमेंट एजुकेशन को हेल्प करने के लिए। लेकिन अगेन एजुकेशन जो है वो राइवल भी है और एक्सक्लूडेबल भी है। भाई अगर एक रूम में 10 बच्चों की कैपेसिटी है, मैं 11 बच्चे नहीं बिठा सकता, मैं किसी की गोद में तो नहीं बैठूंगा ना जाके। तो 10 बच्चों की कैपेसिटी है, 10 ही बैठेंगे, तो राइवलरस बिहेवियर आ गया। एक्सक्लूडेबल, भाई किसी बच्चे को मैंने निकाल दिया क्लास से बाहर, एक्सक्लूड कर दिया, वो नहीं ले सकता वो सर्विस। समझ रहे हैं? तो आपने यहाँ पर उसकी बात को लिंक करना है। हाँ, और ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती। तो इवैल्यूएशन यहाँ पर एक बड़ी लॉजिकल इवैल्यूएशन है कि यार देखो, एजुकेशन प्राइवेट इदारा भी देता है, एजुकेशन गवर्नमेंट भी देती है, प्लस एजुकेशन के अंदर ये मसले मसाइल आते हैं, एक्सक्लूडेबिलिटी के और राइवलर्स के मसले मसाइल आते हैं जो कि पब्लिक गुड में नहीं होता। तो इट इज बेटर टू बी क्लासिफाई इट इज बेटर टू क्लासिफाई एजुकेशन एज अ मेरिट गुड रादर देन पब्लिक गुड। तो एजुकेशन है तो मेरिट गुड, लेकिन हम उसको पब्लिक गुड भी हो सकती है, बट अगर जनरल पर्सपेक्टिव, जनरल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। ठीक है। हाउएवर, ये डिपेंड करती है कि एजुकेशन किस तरीके से दी जा रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। लेकिन जनरली एजुकेशन इज अ मेरिट गुड रादर देन अ पब्लिक गुड। बात समझ गए भाई? कोई टेंशन बेटा? क्लियर हो गया? चले जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।